प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1919 से लेकर 1947 तक चलता है। इसमें किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्वतंत्रता अधिनियम 1919 से 1947 तक, इसमें अध्ययन जो हम करेंगे साइमन कमीशन का भारत आगमन, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय चुनाव, क्रिप्स मिशन, इंडियन नेशनल आर्मी, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन 1946, लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947। अब शुरू करते हैं हम साइमन कमीशन, क्योंकि इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइमन कमीशन से पहले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया था। साइमन कमीशन ब्रिटेन से 1927 में प्रस्थान किया। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, यानी सभी सदस्य अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन के बहिष्कार में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका। अब ये आगमन अर्थात ये भारत में पहुंच रहा है 3 फरवरी 1928 को और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 27 मई 1930 को, यानी मान लीजिए 2 साल के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस समय भारत सचिव अर्थात ब्रिटेन में कौन थे? लॉर्ड बर्किन हेड थे। तो जब साइमन कमीशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो मोतीलाल नेहरू ने वर्किन हेड को चुनौती दिया, क्योंकि वर्किन हेड ने कहा कि यदि आप लोगों में किसी के अंदर क्षमता है तो भारत का संविधान बना करके दिखाएं। तो वर्किन हेड की बातों को चुनौती किसने दिया? मोतीलाल नेहरू ने। अब मोतीलाल नेहरू ने उनकी चुनौती के आधार पर नेहरू रिपोर्ट तैयार किया। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट को पेश किया। नेहरू रिपोर्ट की बातें क्या थी? इसका आधार था अधिराज का दर्जा अर्थात डोमिनियन का पद। डोमिनियन से पद होता है ऐसा राज्य जो किसी का गुलाम न हो, अर्थात वहाँ की जनता वहाँ के प्रशासक द्वारा शासित हो, न कि किसी अन्य के द्वारा। तो इसका तात्पर्य यही होता है डोमिनियन का अर्थ। अब नेहरू रिपोर्ट के प्रस्ताव के पश्चात मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के मुखिया थे, अधिकतम बार इन्होंने अध्यक्षता भी की, ये 14 सूत्री कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। अर्थात इन्होंने 14 बातें अपनी प्रस्तुत की। किसके सामने? जो भारत के वायसराय हैं लॉर्ड नील लिथगो। इन्होंने कहा केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 1/3 से कम न हो। अब बताइए, इन्होंने 1/3 की मांग की, जो कि असंभव था। सांप्रदायिक समूह को जो प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी वह जारी रहे। तो आपको पता है ये सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 से आ रही है, जिसका विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। लेकिन पुनः क्या हुआ? इन्होंने उसी की मांग की, जो कि ये सही नहीं था। अब दोनों की बातें, यानी मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों की बातें असफल हो गईं, क्योंकि सभी की मांगें पूरी नहीं हो सकती। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य, तो नेहरू रिपोर्ट से नाराज होकर के जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा है 1929 ईस्वी में। यह कांग्रेस का 44वां अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 को, यानी अगले वर्ष, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तो याद रखिएगा, ये जो 26 जनवरी है ये कब से आ रहा है? 1930 से आ रहा है। और जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको हम कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? 1930 से आ रहे हैं। तो पहली बार भारतीय ध्वज को यहीं रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने 12 बजे रात्रि को फहराया था। अब देखेंगे हम गांधी जी द्वारा
11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की जा रही हैं। इसका समय था 31 जनवरी 1930। इन्होंने यंग इंडिया, जो इनका पत्र था यंग इंडिया, इसी के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के आगे अपनी मांगे प्रस्तुत की। तो मांगे जब नहीं पूरी हुई तो मांगे न पूरी होने के पश्चात इन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 ईस्वी तक चला। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से ही कर दी थी। यानी जब दांडी मार्च का शुरुआत कर रहे हैं, और दांडी मार्च का शुरुआत के पहले ही लक्ष्य इन्होंने क्या बना लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। इसलिए यह माना जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से ही हो चुकी थी। अब दांडी मार्च की विशेषताओं को देखेंगे। इसका समय था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। यह 24 दिन की पैदल यात्रा और 241 मील थी, और इसमें प्रतिनिधियों की संख्या थी 78 प्लस महात्मा गांधी, यानी कुल 79 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। साबरमती से लेकर के दांडी तक यह पैदल यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर उन्होंने अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ दिया, जिससे अंग्रेज की जड़ें भारत से हिल गईं। अब देखेंगे हम कि आगे क्या हो रहा है नमक कानून के बाद। तो जब महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को ये नमक कानून तोड़ दिया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुनः सरोजिनी नायडू ने बागडोर को संभाली, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खान, या इनको बादशाह भी कहते हैं, बादशाह खां भी कहते हैं, इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया, लाल कुर्ती आंदोलन। मणिपुर में नागा नेता यदुनाथ ने इसका नेतृत्व किया, और इस आंदोलन का नाम जियालरंग आंदोलन पड़ा। मुंबई में इस आंदोलन का केंद्र बिंदु धरसना था, क्योंकि धरसना नमक गोदाम था, ये बहुत बड़ा गोदाम था। इस पे कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने जो है अधिकार करने की योजना बनाई, लेकिन उसके पहले ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखेंगे दक्षिण भारत में नमक आंदोलन को कौन संचालित कर रहा है। राजगोपालाचारी दक्षिणी क्षेत्र में यानी त्रिचनापल्ली तमिलनाडु के तटों पर नमक आंदोलन को आगे बढ़ाया, और कालीकट यानी केरल में के कलप्पन एवं टी के माधवन ने नमक आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब आगे देखेंगे फिर क्या हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को शुरू हुआ। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया, और अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी इसमें भाग नहीं लिए थे, क्योंकि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ली थी। इस समय महात्मा गांधी जेल में थे। अब गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ दिल्ली में। इस समझौते के तहत यह कहा गया भारतीय समुद्री किनारे नमक बना सकेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। गांधी पुलिस की ज्यादतियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी क्या कर रहे थे कि पुलिस के पास अवैध संपत्ति है उसकी मांग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम अब पुलिस की ज्यादतियों की मांग नहीं करेंगे, और वायसराय की तरफ से यह कहा गया कि अब भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकेंगे। पुनः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समय 7 सितंबर 1931 ईस्वी। स्थान वहीं पर जहां इसके पहले हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। यहाँ प्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम हो गई, अर्थात केवल 31 प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया, और SS राजपूताना जहाज़ से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुँचे। सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट भी इनके साथ थी। अब देखेंगे
महात्मा गांधी की सारी बातें वहाँ असफल हो गईं। अब महात्मा गांधी जैसे वहाँ से भारत पहुँच रहे हैं, इन्होंने दूसरी बार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। और यह 4 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी तक था। सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड, इसके पहले हम देखेंगे थोड़ा प्रश्न कि सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड, इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की। सांप्रदायिक पंचाट, इसके तहत क्या प्रावधान किए गए? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना था। दलित वर्गों को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ये बहुत ही कैसी व्यवस्था थी? बहुत ही गड़बड़ व्यवस्था थी। अब महात्मा गांधी इस समय जेल में थे, वह बहुत नाराज़ हुए और महात्मा गांधी ने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हो रहा है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी पुणे के रोजा जेल में थे। 20 सितंबर 1932 को जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। क्या समझौता हो रहा है? दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए गए। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में सीटों की संख्या यानी आरक्षित वर्गों के लिए इसमें 18% की वृद्धि की गई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 46 थी। तो याद रखिएगा, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने भाग लिया था, जबकि कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारत शासन अधिनियम की बातें पेश की जा रही हैं कि यह जब गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो भारत का शासन कैसे चलेगा। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ही भारत शासन अधिनियम 1935 की बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। यह प्रस्तुत किया गया 19 दिसंबर 1934 को। सम्राट की अनुमति मिली 3 अगस्त 1935 को। अब ये अधिनियम बन चुका। अधिनियम बनने के पश्चात प्रांतीय चुनाव होने जा रहा है भारत में 1937 में। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 5 प्रांत मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि मुंबई में 175 में 86 सीटें पा करके यहाँ भी कांग्रेस ने अपने अच्छे तरीके से सरकार बनाई। तो 5 + ए यानी 6 जगहों पर इन्होंने अपनी सरकार बनाई तथा पश्चिम सीमा प्रांत एवं असम में मिलीजुली यानी कि गठबंधन सरकार बनाई। तो 6-2 8 जगह इनकी सरकार हो गई कांग्रेस की। 3 जगहों से ये अपनी सरकार नहीं बना पाई। 3 जगह कौन कौन थे? पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ। और सिंध में अपनी सरकार नहीं बनाई और सिंध में सरकार के सहयोग से यहाँ भी सरकार बनाई गई। तो 3 प्रांतों पंजाब, सिंध, बंगाल में कांग्रेस सरकार नहीं बन पाई। अब देखेंगे सरकार बनने के पश्चात यह सरकार केवल 28 माह तक चली थी। याद रखिएगा 28 माह तक क्यों चली? बिना भारतीयों से पूछे 1939 से 1945 के बीच जो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था उसमें भारतीयों को सम्मिलित कर लिया गया। इससे भारतीय नाराज हो गए और कांग्रेस ने अपने सभी 8 स्थानों से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। और 22 दिसंबर 1939 को इस त्यागपत्र के खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो इस प्रकार से कांग्रेस त्यागपत्र दे चुकी है और जो है भारतीयों में फुटमत हो चुका है, क्योंकि 1939 के
जो चुनाव हुआ त्रिपुरी मध्य प्रदेश में, सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए और महात्मा गांधी से मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने जो है अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार से कांग्रेस में फुटमत हो जाने से मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब देखेंगे अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लीथगो ने युद्ध के दौरान कांग्रेसी सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। क्योंकि कांग्रेस इस समय त्यागपत्र दे दी है तो इनको समझाने के लिए लॉर्ड लीथगो एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह, उनकी प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी अकेले सत्याग्रह शुरू किया जा रहा है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जा रहा है। कहाँ से? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस प्रकार से तीन, क्योंकि 1 2 3 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि एक लोग को गिरफ्तार किया जाएगा, दूसरे लोग आएंगे, और दूसरे गिरफ्तार किया जाएगा तो तीसरे लोग आएंगे। इस प्रकार से ये लोग क्रम से जो है आंदोलन शुरू कर रहे हैं। अब देखेंगे पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसी अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। याद रखिएगा, पाकिस्तान नाम सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही दे दिया था और इसी नाम पर 1940 में अलग राष्ट्र की मांग की जा रही है मुस्लिम लीग द्वारा। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में भारत आ रहा है। जब लीथगो की बातें असफल हो गई तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। यह 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। इन्होंने 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की। योजना में क्या था कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। तमाम बातें इसमें थी जो कि उससे कांग्रेस असहमत थी। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आज़ाद थे। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक बताया, अर्थात बाद की तिथि वाला चेक बताया। ऐसा बैंक जो दिवालिया हो चुका है और बाद की तिथि का चेक दिया जा रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन की बातों को भी ठुकरा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन। अब भारत छोड़ो आंदोलन समय 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से इसकी शुरुआत हुई। इसको पारित किया गया कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 14 जुलाई 1942 को और इसको जो अनुमोदन हुआ 8 अगस्त 1942 को, यानी 8 अगस्त 1942 को अनुमोदन हुआ और इसकी शुरुआत हुई 9 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त की सुबह को ही कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसी समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। याद रखिएगा, करो या मरो नारा यूसुफ मेहर अली के दिमाग की उपज थी। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग यूसुफ मेहर अली ने दिया था और महात्मा गांधी ने इसका एक हथियार के रूप में प्रयोग किया। लेकिन यह आंदोलन अहिंसक था, याद रखिएगा, और इसमें हिंसा और अहिंसा दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त की सुबह कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पुणे तथा कांग्रेस के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। 1942 में रेडियो प्रसारण का कार्य शुरू किया गया। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको संपूर्ण भारत में पहुंचाया जाए, इसके लिए रेडियो प्रसारण का सहारा लिया गया और सर्वप्रथम ऊषा मेहता, याद रखिएगा, ऊषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की। हालांकि ऊषा मेहता को बाद में गिरफ्तार करके 4 वर्ष की सज़ा दी गई थी। तो प्रश्न बनता है कि ऊषा मेहता का संबंध किससे है? तो ऊषा मेहता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से है, याद रखिएगा, ऊषा मेहता।
आगे देखेंगे समानांतर सरकार। जब कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस समय इनके दिमाग में आया समानांतर सरकार। तो समानांतर सरकार, सबसे पहले समानांतर सरकार बलिया में स्थापित की गई। समानांतर सरकार से तात्पर्य होता है कि जहाँ भी बड़े नेता हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और वह शासन की बागडोर संभालने में सक्षम हो, तो जहाँ के तहाँ वो खड़े हो जाएं और वहाँ की जनता को संभालें और वहाँ का शासन देखें, इसको कहा गया समानांतर सरकार। तो बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में जो है समानांतर सरकार की स्थापना सबसे पहले हुई और चीतू पांडे ने बलिया के साथ साथ गाजीपुर में भी थोड़े समय के लिए समानांतर सरकार स्थापित किया। और सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, वाईवी चौहान ने यहाँ समानांतर सरकार की स्थापना की। अब देखेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। हालांकि आज़ाद हिंद फौज का जो नाम था इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ही दिया था, लेकिन इसके पहले जो है इसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। लेकिन 1943 में जब इनको बागडोर दी गई तो इन्होंने बहुत अच्छे से ही इस फौज को आगे बढ़ाया, इसलिए जो है आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। तो इसका समय 1943 में है और स्थान सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नाम अपने तरीके से दिया और इसको आगे बढ़ाया। आगे देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज की प्रक्रिया क्या थी। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र 46 वर्षीय सुभाष को यानी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में युद्धबंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। याद रखिएगा, जो जापान में युद्धबंदी थे इनको साथ लेकर के इन्होंने सिंगापुर में ही किया था। किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह, यानी INA के जो प्रथम संस्थापक हैं वह कैप्टन मोहन सिंह हैं। और बाद में जिम्मेदारी किसको दे दी गई? सुभाष चंद्र बोस को दी गई और इन्होंने अच्छे तरीके से उसको बढ़ाया और उसका ये नाम दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाते समय फार्मोसा द्वीप के पास विमान में आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब INA, तो INA जो था इंडियन नेशनल आर्मी, यहाँ के जो इसमें सैनिक थे तो अंग्रेज़ों ने इन पर यह आरोप लगाया कि ये भारत में दंगा करना चाहते हैं या भारतीय जनता को भड़का रहे हैं। तो इसके लिए क्या हुआ? लाल किला दिल्ली, तो लाल किले का मुकदमा चलाया गया नवंबर 1945 में। दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, तो मुख्य अभियुक्त में 3 लोग, मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो। तो इनको गिरफ्तार करके जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन विद्रोह इतना ज़बरदस्त बढ़ गया पूरे भारत में कि पुनः सरकार को जो है इनकी सज़ा को वापस लेना पड़ा। तो अर्थात ये माना जाए कि यह 3 लोगों की सज़ा क्या हो गई? पुनः वापस कर ली गई। आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति गठन कांग्रेस ने किया। अब देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से इसमें कौन कौन सम्मिलित था। तो जो इसमें वकील थे भूला भाई देसाई, इन्होंने जो है नेतृत्व किया। और नेतृत्व में इनके साथ जो थे तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। ये सब बचाव पक्ष में थे। लॉर्ड बेविल ने मृत्युदंड को माफ़ कर दिया था। CR फार्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को दिया। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। द्विराष्ट्र सिद्धांत, इन्होंने ये बताया कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तब तक मुस्लिम और हिंदू एक होकर के रहें, तथा जैसे विश्व युद्ध समाप्त हो रहा है तैसे ही द्विराष्ट्र, अर्थात जिस प्रकार से व्यवस्था बनेगी उस प्रकार से द्विराष्ट्र सिद्धांत को लागू कर दिया जाएगा या द्विराष्ट्र बना दिए जाएंगे। यह फार्मूला दिया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जिसे CR फार्मूला के नाम से जानते हैं। बेविल योजना,
बेवेल योजना लॉर्ड बेवेल ने प्रस्तुत की और 14 जून 1945 को। यह भी भारतीयों को समझाने के लिए कि किस किस प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा, लेकिन यह क्या हुआ, असफल रहा, याद रखिएगा। पुनः बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक। ये शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मेलन था, लेकिन यह भी क्या हो गया, असफल हो गया शिमला सम्मेलन। शाही नौसेना का विद्रोह। शाही नौसेना का विद्रोह यह है 18 फरवरी 1946 से 23 फरवरी 1946। जो शाही नौसेना का विद्रोह है, तो इस पे जो सेना थी, सेना ने अपने जहाज़ों पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन इस प्रकार से कुछ नावों पर लिख लिए थे, जिससे वहाँ नक्सलवादी या नक्सलवाद भेद तमाम प्रकार के अंग्रेजों द्वारा भेद किए गए, और भेद करने के कारण से जो है ये दंगा हुआ। तो ये दंगा हुआ था 1946 में, याद रखिएगा। तो इसको शाही विद्रोह या नौसेना विद्रोह के नाम से जानते हैं 1946 में। अब देखेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर, यानी ये लोग कैबिनेट मिशन में साथ आ रहे हैं। अब इन्होंने तत्काल भारत में पहुंचते ही एक संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की, और एक जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के चुनाव की बातें कही, और इस प्रकार से कुल 389 सदस्यों का संविधान सभा में चयन हुआ। आगे देखेंगे अब माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की, क्योंकि 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, और जैसे ही माउंटबेटन भारत पहुँचे, इन्होंने भारत की स्थिति को गंभीर देखा और भारत को 2 भागों में विभाजित करना ही उचित समझा, और इन्होंने बारी बारी से भारतीयों को समझाना शुरू किया। इस प्रकार भारत 2 भागों में बट गया। तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है कि कौन सी योजना भारत के विभाजन का आधार बनी, तो माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन का आधार बनी, और भारत, पाकिस्तान और भारत 2 भागों में बट गया। तो ये था तृतीय चरण 1919 से लेकर के 1947 तक। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।